नमस्कार दोस्तों हिंदी पेडागोजी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्य। यानी शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जहाँ पर जो उद्देश्य बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है, बीएस ब्लूम ने जो उद्देश्य बताए, शैक्षिक उद्देश्य 3 पक्ष उन्होंने वहाँ पर बताए, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। इस पहलू की यहाँ हमें इस टॉपिक में चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लक्ष्य और उद्देश्य ये दो शब्द आपके सामने हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इसी बात पर हम चर्चा कर लें कि लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बिंदु पर अगर हम लक्ष्य की बात करें तो मैंने कहा कि लक्ष्य वह आदर्श है जिन्हें एक निश्चित सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्य यानी वो होता है जिसे आप एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त कर सकते हैं, आप इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें कंप्लीटली अचीव नहीं किया जा सकता। यानी सीधा सा मैं कह सकता हूं कि जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य साध्य होता है। लक्ष्य को हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य दोस्तों साध्य होता है, जबकि जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन होते हैं। लक्ष्य को मैंने कहा कि लक्ष्य साध्य है। साध्य का मतलब जो आपको प्राप्त करना है, जिसे आपको साधना है, वो कहलाएगा साध्य। और अगर हम बात करें उद्देश्य की तो हम कह रहे हैं कि उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। यानी लक्ष्य साध्य कहलाएगा तो उद्देश्य साधन कहलाएगा। किस प्रकार से? अगर जैसे मैं बात करूं, हम सभी हैं टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य है अध्यापक बनना। वो हमारा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसको हमें साधना है। अध्यापक बनना अगर आपका लक्ष्य है तो अध्यापक बनने के अब जो भी तरीके हैं, वो जो उसके साधन है, वो कहलाएंगे दोस्तों उद्देश्य। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा कि अध्यापक बनना अगर आपके जीवन का लक्ष्य है तो अध्यापक बनने के लिए बीएड करना आपका उद्देश्य होगा, क्योंकि अध्यापक बनने के लिए बीएड करना जरूरी है, तो बीएड करना उद्देश्य होगा, जबकि अध्यापक बनना आपका लक्ष्य है। अब देखिए, दोनों में अंतर क्या आ गया? अंतर ये आ गया कि लक्ष्य को आप कंप्लीटली प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित होती है। उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। आपने अगर अध्यापक बनना एक लक्ष्य निर्धारित किया तो उसके लिए आपका उद्देश्य है जैसे बीएड करना या फिर टेट क्वालिफाई करना, ये सारे आपके लिए उद्देश्य होंगे। तो आप बीएड कर सकते हैं, आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो ये दोनों काम तो हो जाएंगे, आप उद्देश्यों को तो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बीएड और टेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप अध्यापक बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, ये निश्चित नहीं है। यानी आप इसे कंप्लीटली प्राप्त नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित होगी, लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित नहीं होती, जबकि उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी तपस्वी है, कोई भी सन्यासी है, उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त करना उसका लक्ष्य है और वह चाहता है कि वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करे। तो मोक्ष प्राप्त करने का दोस्तों साधन क्या हुआ? कठोर तपस्या करना। तो वो कठोर तपस्या करना क्या कहलाएगा? वो उसका उद्देश्य बन जाएगा। अब वो कठोर तपस्या करना तो उसके हाथ में है, वो एक तरीके से कठोर तपस्या तो कर लेगा, उद्देश्य को तो वो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो कठोर तपस्या करने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो निश्चित नहीं है। तो ये दोस्तों दोनों में मुख्य रूप से अंतर होता है। आप सीधा सा याद रखेंगे कि लक्ष्य साध्य होता है तो उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के साधन है। लक्ष्य को कंप्लीटली प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित होती है। चलिए अगली बात करते हैं। सर्वप्रथम बोबित महोदय ने 1918 ईस्वी में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ा सा प्रश्न, एक फैक्चुअल प्रश्न आप याद रख लेंगे कि उद्देश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1918 ईस्वी में बॉबित महोदय ने किया था। और थर्नर और क्वालिटी, दो मनोवैज्ञानिकों के नाम है, थर्नर और क्वालिटी ने उद्देश्यों के चुनाव हेतु व्यवहारिकता, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता और समुचितता का होना आवश्यक मानदंड बताया। अगर आप अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन होंगे, जो आपके उद्देश्य होंगे, जब आप उद्देश्य का चुनाव करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या क्या जरूरी है। उद्देश्य के लिए दोस्तों एक तो व्यवहारिकता इन्होंने जरूर कंपलसरी बताई, जरूरी बताई, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता। समयबद्धता जरूर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अगर रोजाना 4 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करना आपका उद्देश्य बना लिया, तो उसके लिए आपको पंक्चुअलिटी जरूर चाहिए और समुचितता का होना आवश्यक है। तो ये आप थोड़ी सी शब्दावली भी याद रख लेंगे
के उद्देश्यों के लिए आवश्यक मानदंड कौन से हैं? वो हैं दोस्तों व्यवहारिकता है, अनुकूलता है, उपयोगिता है, समयबद्धता है और समुचितता है। तो ये आपकी पहली स्क्रीन, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। मैं बाकी इसको क्लियर कर देता हूँ। साथ में ध्यान रखना, नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप, इनके नोटबुक पे अपने लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलें। चलिए अगली बात हम करते हैं। देखिए बी डी भाटिया जी के अनुसार, बी.डी. भाटिया जी जो कि एक हिंदुस्तानी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने देखिए क्या कहा। इन्होंने कहा कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता है। अगर किसी टीचर को ये नहीं पता कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का लक्ष्य क्या है, तो वो उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता है। वो नाव चला रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुझे नाव लेकर कहाँ जानी है, तेरी मंजिल क्या है। और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा टकराएगी। बालक एक ऐसी नौका के समान है, एक ऐसी नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर टकरा सकती है। क्योंकि अगर टीचर नाविक है तो उस जो नाव है वो नाव माने जाएंगे बच्चे, और उन बच्चों रूपी नाव को चला कौन रहा है? टीचर रूपी नाविक उन बच्चों को चला रहा है, उन्हें बच्चों रूपी नाव को चला रहा है। यानी यहाँ पर बी.डी. भाटिया जी ने एक तरीके से बच्चों को नाव के समान बता दिया, और उस नाव को चलाने वाला है टीचर, यानी वो एक तरीके का नाविक है। ये बी.डी. भाटिया जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा टकराएगी। अगली बात अगर हम करें तो बी.एस. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। देखिए कई वैज्ञानिकों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, हम अकेले बी.एस. ब्लूम की बात क्यों करते हैं? हालांकि वर्गीकरण तो जैसे अगर हम बात करें आर.एफ. मैगर ने भी वर्गीकरण किया था, बाद में बी.आर. कैथवाल ने भी वर्गीकरण किया था, लेकिन जो एक तरीके से सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो बी.एस. ब्लूम जी का है, सबसे अच्छा वर्गीकरण ब्लूम का है, इसलिए हम ब्लूम के वर्गीकरण की बात करते हैं। बी.एस. ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग कौन कौन से, चलिए उनकी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको बी.एस. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भाग इन्होंने बता दिए। देखिए कौन कौन से पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष जिसे हम मन चालित पक्ष भी कहते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष या मनचालित पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। 3 पक्ष इन्होंने बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगर हम इन पक्षों की बात करें तो आगे चलकर इनके भी एक तरीके से भाग चलेंगे। कौन कौन से भाग? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञानात्मक पक्ष की, तो संज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने 6 भाग रखे हैं, भावात्मक पक्ष में दोस्तों 5 भाग रखे हैं, और क्रियात्मक पक्ष में भी 5 भाग रखे हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक पक्ष में 6 भाग कौन कौन से? एक आ जाएगा ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 भाग तो हो गए दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन के। अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो इसके 5 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट हो जाएगा स्वीकार करना, अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, संगठन और मूल्य का लक्ष्य वर्णन। ये 5 भाग बता दिए अफेक्टिव डोमेन के। अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो इसमें 5 पार्ट आएंगे दोस्तों, अनुकरण, परिचालन, शुद्धता, संयोजन और स्वाभाविकरण। ये कुल मिलाकर बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और आगे चलकर 6 और 5 11 और 5 16 इनके सब पार्ट हो गए। तो अब इनकी हमें बात करनी है। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 पार्ट हैं, भावात्मक के 5 है, क्रियात्मक के 5 हैं, इनके हमें डिटेल से बात करनी है। तो आप इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए और बाद में आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए आगे बात करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली मैं बात कर रहा हूं, देखिए शुरुआत कर रहा हूं मैं संज्ञानात्मक पक्ष से। कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। देखिए संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करें, सबसे पहला पक्ष था आपके सामने ज्ञान। तो देखिए ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसमें सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों का प्रत्यास्मरण सम्मिलित है। प्रत्यास्मरण यानी उन्हें याद करना एक तरीके से। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कुछ भी अगर हमने देखा, जैसे प्रत्यक्षीकरण किया किसी भी चीज का, तो हम उससे संबंधित सूचनाओं या उससे संबंधित तथ्यों या आंकड़ों को हम याद कर लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे अगर आप गाय दिखा देंगे तो वह गाय को देखकर एक तरीके से उससे संबंधित जो भी फैक्ट है
उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको वो याद कर लेता है कि हाँ गाय इस प्रकार की होती है, उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ है, 2 सींग है, तो वो कहलाएगा दोस्तों ज्ञान। ये सबसे पहली इकाई मानी जाती है, ये प्रारंभिक इकाई मानी जाती है संज्ञानात्मक पक्ष की। दूसरी इकाई की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी इकाई आती है अवबोध। अब अवबोध के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों अनुवाद व व्याख्या को अवबोध के अंतर्गत रखा जाता है। ज्ञान में आगे सूचनाएं, तथ्यों और आंकड़ों का प्रत्यास्मरण करना। अवबोध में आ जाएगा उन सूचनाओं के आधार पर किसी भी चीज का अनुवाद या फिर उसकी व्याख्या करना। जैसे अगर बालक ने गाय को देख लिया तो वो गाय से संबंधित तथ्यों को याद कर लेगा, वो तो हो गया ज्ञान। और वो गाय से संबंधित तथ्य जो उसने याद किए हैं उनका वह आगे प्रयोग भी कर सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है, वो कहलाएगा दोस्तों अवबोध। और तीसरा हम बात करें अगर ज्ञानोपयोग, देखिए ज्ञानोपयोग का मतलब होता है कि स्मरण की गई या समझी गई विषय वस्तु को नवीन स्थितियों में प्रयोग में लाना ही ज्ञानोपयोग कहलाता है। ज्ञानोपयोग देखिए यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं आपके सामने, ज्ञान प्लस उपयोग, यानी ज्ञान का उपयोग करना। ज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया था सूचनाओं या तथ्यों का याद करना, वो तो ज्ञान कहलाएगा। और जो सूचनाएं या जो तथ्य आपने याद किए हैं उनका उपयोग करना, उनका प्रयोग करना, वो कहलाएगा ज्ञानोपयोग। यानी बालक या कोई भी व्यक्ति जो पहले कुछ भी सीख चुका है, जो ज्ञान वो ले चुका है, उसका उपयोग करना ही ज्ञानोपयोग कहलाएगा। ये हो जाएगी दोस्तों तीसरी इकाई। चौथी इकाई थी देखिए विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, कोई भी विषय वस्तु आपके सामने है, उस विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटकर, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसमें निहित संरचना को समझना ही विश्लेषण कहलाता है। कोई भी विषय वस्तु है उसे छोटी छोटी इकाइयों में आप बांट दीजिए, छोटे छोटे भागों में आप बांट दीजिए ताकि वो और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप अगर क्लास में खड़े हुए हैं, आप बच्चे को पुष्प के बारे में समझाना चाहते हैं, फूल के बारे में समझाना चाहते हैं, तो आप कंप्लीटली फूल को तो नहीं समझा पाएंगे, फूल के अलग अलग भागों को आप समझाएंगे, उसके अलग अलग भागों को, जैसे उसकी पंखड़ियां, पत्तियां जो भी हैं, उनको अलग अलग भागों का आप टुकड़े कर करके समझाएंगे, वो दोस्तों विश्लेषण कहलाता है। अगर आप कंप्लीट एक बार में ही फूल की संरचना को समझाना चाहें तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप बच्चे को हमारे शरीर की संरचना समझाना चाहें तो वो समझ में नहीं आएगा, बल्कि अगर शरीर को हम अलग अलग भागों में बांट लें, आंख के क्या कार्य हैं, हृदय के क्या कार्य हैं, आंत के क्या कार्य हैं, इस प्रकार जब आप उसे अलग अलग भागों में बांट लेते हैं तो पूरे शरीर की संरचना समझ में आ जाती है, वो कहलाएगा दोस्तों यहाँ पर विश्लेषण। यानी किसी भी विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उसकी संरचना को समझना ही विश्लेषण कहलाता है। और इसी के साथ साथ आता है इसका अपोजिट यानी संश्लेषण। देखिए संश्लेषण का मतलब होता है कि विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़कर नवीन सामग्री बनाने की योग्यता संश्लेषण कहलाती है। विश्लेषण का मतलब था कि विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटकर समझना, जबकि संश्लेषण का मतलब है विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़कर नई सामग्री बनाना, वो कहलाएगा आपका संश्लेषण। और फिर छठा आ जाता है दोस्तों मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो आप सभी जानते हैं, एवोल्यूशन का मतलब आप सभी जानते हैं, जो भी सीखा हुआ है वो कितना सीखा हमने, कोई भी कौशल हमने सीखा है तो वो कौशल हमने कितना सीखा है उसकी जांच करना ही दोस्तों मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों एक सेकंड बीच में माफी चाहूंगा, एक दूसरे फोन पर कॉल आ रही है, मैं उसे साइलेंट कर देता हूँ, एक सेकंड। चलिए दोस्तों माफी चाहता हूं, बीच में एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब हो गया था। अगले हम बात करें संज्ञानात्मक पक्ष के बाद हम बात करते हैं देखिए भावात्मक पक्ष की, अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में जो जो आते हैं, जैसे स्वीकार करना। अब स्वीकार करना का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि भावात्मक पक्ष का प्रारंभिक या निम्नतम स्तर है। यानी भावात्मक पक्ष की जो सबसे पहली इकाई है, वो सबसे पहली इकाई स्वीकार करना या फिर ग्रहण करना हम इसे कह सकते हैं। इसमें सीखने वाला उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। यानी जो आपको सीखना है, यदि आप सीख रहे हैं तो आप सीखने वाले होंगे, जो आपको सीखना है उसके प्रति आपको संवेदनशील होना होगा। यानी एक तरीके से उसे आपको ग्रहण करने के लिए आप में रुचि हो जानी चाहिए। ये भावात्मक पक्ष का सबसे पहली इकाई हो जाएगी, स्वीकार करना। दूसरी इकाई आती है दोस्तों अनुक्रिया। तो देखिए अनुक्रिया का मतलब इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा और अधिक नियमितता की अपेक्षा की जाती है, कि जो सीखने वाला है वो और अधिक प्रेरित होगा और अधिक नियमित रूप से कार्य करेगा। और इसे दोस्तों हम अभिरुचि भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर बंदे की रुचि होगी, अगर सीखने वाले की रुचि होगी तो ही वो नियमितता से काम करेगा, रुचि होगी तो ही वो रेगुलरिटी दे पाएगा। इसलिए इसको अनुक्रिया को आप अभिरुचि भी कह सकते हैं। तीसरा इसी के अंतर्गत आ जाता है मूल्य निर्धारण।
तो देखिए मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आ जाती है, यानी जो भी उसने सीखा है वो उसे अपने व्यवहार में भी अपनाएगा, जो व्यक्ति की किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हो, तो इसे अभिवृत्ति कहा जा सकता है। ध्यान देखिए, देखिए अनुक्रिया को अभिरुचि कहा जा सकता है, जबकि मूल्य निर्धारण को अभिवृत्ति कहा जा सकता है। अंतर क्या हुआ दोनों में? अगर बंदे की रुचि होगी तो वह सीखने में नियमितता दर्शाएगा, और अगर बंदे के अभिवृत्ति, यानी देखिए सीधा सा कह दूं, अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नजरिया या फिर किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण, यानी उसका व्यवहार किसके प्रति कैसा है, किसी भी मूल्य के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वो कहलाता है दोस्तों मूल्य निर्धारण। अब हम बात करें चौथी इकाई, तो चौथी इकाई का मतलब है देखिए संगठन या फिर व्यवस्था। अब संगठन का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति का व्यवहार किसी एकाकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर समूह अभिवृत्ति से होता है, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एकाकी से नहीं होता, एक से नहीं होता, बल्कि एक पूरे समूह से अभिप्रेरित होता है, और इसी समूह के संगठित रूप को व्यवस्था कहा जाता है। ये भावात्मक पक्ष की चौथी इकाई है। और पांचवी इकाई आती है दोस्तों मूल्य का लक्षण वर्णन, कि जब मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं, जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन कहलाने लगते हैं, यानी जब व्यक्ति बार बार व्यक्ति उन मूल्यों को आत्मसात करता रहेगा, बार बार व्यक्ति उन मूल्यों को अपनाता रहेगा, तो वो एक ऐसे स्तर पर जाकर खड़ा हो जाता है, वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां से, यानी उस स्तर को हम जीवन दर्शन कह सकते हैं कि हाँ उसने कंप्लीटली एक तरीके से जीवन को समझ लिया है, जीवन को जान लिया है, वो कहलाएगा दोस्तों मूल्य लक्ष्य वर्णन। ये होगा भावात्मक पक्ष। अब हम बात करें तीसरे पक्ष की। तीसरा पक्ष आता है क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। तो कि देखिए क्रियात्मक पक्ष में जो सबसे पहली इकाई है वो क्या इकाई है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है वो देखिए। अनुकरण का मतलब है व्यक्ति किसी कार्य को करने का तरीका समझकर उसे खुद ही करने लग जाता है, यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता हुआ देखता है। आप किसी को फॉलो करते हैं, फॉलो करना यानी अनुकरण करना। आप किसी भी व्यक्ति को कार्य करता हुआ देखते हैं, आप उसे फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से कार्य कर रहा है, और उसका तरीका जब आपके समझ में आ जाता है तो आप भी उस कार्य को करने लग जाते हैं, वो कहलाता है दोस्तों अनुकरण। और क्रियात्मक पक्ष की दूसरी इकाई है परिचालन। तो अब अगर हम परिचालन की बात करें तो परिचालन का मतलब होता है कि कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करना परिचालन कहलाता है। आपने किसी भी व्यक्ति का अनुकरण करके आपने कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन हो सकता है कि वो आपका कार्य सही तरीके से पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से नहीं हो पा रहा है, तो जिससे आपने कार्य करना सीखा है, जिसका आप अनुकरण कर रहे हैं, आप उससे निर्देश ले सकते हैं, उसके निर्देशों का आप पालन करेंगे तो आपके कार्य में शुद्धता आएगी, वो कहलाएगा दोस्तों परिचालन। तीसरी इकाई आ जाती है शुद्धता। अब शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि जब आप धीरे धीरे निरंतर द्वारा कार्य को शुद्ध रूप से करना सीख जाते हैं, जब आप बार बार एक ही कार्य को करते हैं, बार बार आप निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप उस कार्य को शुद्ध रूप से करना सीख जाएंगे, वो कहलाएगी शुद्धता। चौथी इकाई है संयोजन या क्रमबद्ध करना। संयोजन का मतलब कि जब क्रमबद्ध रूप से कार्य को करते हुए कार्य में सामंजस्य आप बिठा लेते हैं तो वो संयोजन कहलाता है। जब आप कार्य को क्रमबद्ध रूप से करते हुए उस कार्य में आप सामंजस्य बिठा लेते हैं तो वो दोस्तों संयोजन कहलाएगा। और पांचवी इकाई है स्वाभाविकरण, कि धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है और आदत तथा कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। जब व्यक्ति अनुकरण करके परिचालन यानी निर्देशों का पालन करके कार्य में शुद्धता ले आता है, फिर वह सामंजस्य बिठा लेता है, तो धीरे धीरे वह कार्य करना उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। और अगर कोई कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन गया तो हम उसे व्यक्ति की आदत कह सकते हैं, क्योंकि वह बार बार उस कार्य को करेगा, तो हम उसे व्यक्ति की आदत कह सकते हैं या फिर व्यक्ति का कौशल भी कह सकते हैं। कौशल यानी उसने कुछ अच्छा सीखा है, वो कौशल कहलाएगा। तो ये पांचवी इकाई दोस्तों क्रियात्मक पक्ष की, जिसे हम कहेंगे स्वाभाविकरण, ये अंतिम इकाई मानी जाती है कि जब कोई भी कार्य करना व्यक्ति की आदत बन जाती है, वह उसका कौशल बन जाता है, जब वह उसका स्वभाव बन जाता है, तो हम समझते हैं कि हाँ उसने कार्य को कंप्लीटली सीख लिया है। ये दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण हुआ बीएस ब्लूम के अनुसार। तो आज हमने बात की शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की हमने बात कर ली। अब कल की जो आपकी क्लास रहेगी, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप थोड़ा सा उसे पढ़ भी सकते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। कल की दोस्तों आपकी क्लास रहेगी शिक्षण सूत्र। जो भी शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर उदाहरण से नियम की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, जितने भी शिक्षण सूत्र हैं कल आपको कंप्लीट शिक्षण सूत्र करवाए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।